बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ चिक के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। लास्ट टाइम मैंने डेवलपमेंटल स्टेजेस के आपको नाम तो बता दिए थे, लेकिन आज से इंशाल्लाह जो है वो हम इनके ऊपर डिटेल डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि चिक के अंदर जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं उनके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें समझने के लिए। अच्छा, पहला गेमेट फॉर्मेशन था, दूसरा फर्टिलाइजेशन, थर्ड पे क्लीवेज, फोर्थ पे गैस्ट्रुलेशन और पांच पे जो है वो ऑर्गेनोजेनेसिस। क्लीवेज के बाद कुछ और भी स्टेज आते हैं जैसे ब्लास्टुला है या फिर मोर्यूला है, वो हम ज़्यादातर जो है लिखते नहीं है, लेकिन हमारी बुक के अंदर डिस्कस ज़रूर किए गए और हम भी डिस्कस करेंगे, तो आपने परेशान नहीं हो। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, आज दोबारा कह रहा हूँ कि गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन के ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, कि मैंने चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन के अंदर ये डिटेल में बता दी है। क्लीवेज के ऊपर डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, एक थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपके जहन में डालना चाहता हूं। अच्छा, हेन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है ना, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और ओविडक्ट होती है। ये दो बातें आपने याद रखनी है। देखें, चाहे मुर्गी अंडा बाहर देती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन उसके अंदर इंटरनल होती है। एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल और फीमेल क्या करते हैं, मेल स्पर्म पानी में छोड़ देगा और फीमेल ओवम पानी में छोड़ देगी। ये पानी में ही मिलते हैं, फीमेल की बॉडी के बाहर ही मिलते हैं और जायगोट बना लेते हैं। इसको कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दूसरी होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल और फीमेल दोनों को आपस में यूनाइट होना पड़ता है। ठीक है, उसमें मेल जो है वो इंट्रोड्यूस करता है स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ये किस जगह पे होती है, ओविडक्ट के अंदर। अच्छा भाई, जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो मुर्गी है वो अंडा दे देती है। ठीक, फर्टिलाइजेशन हो गई, 24 विद इन 24 आवर्स के अंदर जो है मुर्गी अंडा दे देगी। अब इन 24 घंटों के अंदर उस फर्टिलाइज एग के साथ क्या क्या होता है ये हमने देखना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये हमने देखना है। अच्छा, एक और जो टर्म है वो है इंक्यूबेशन। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आप लोगों ने अमूमन देखा होगा कि जब भी मुर्गी अंडे देती है तो उसके ऊपर बैठ जाती है। आपको बज़ाहिर ऐसा लगता होगा कि मुर्गी अंडों के ऊपर इसलिए बैठती है क्योंकि वो उनकी माँ है, उनका ख्याल करती है अंडों का, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अंडों के ऊपर इसलिए बैठती है ताकि वो अंडों का टेम्परेचर मेंटेन कर सके, अंडों का टेम्परेचर 36 टू 38 सेंटीग्रेड रख सके। और ये टेम्परेचर क्यों ज़रूरी होता है, ताकि प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन्स अच्छे तरीके से अपना काम कर सकें। अब दो कंडीशन है, या तो आप उसकी अम्मा को अंडों के ऊपर बिठा दो, वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखे, या तो आप उसकी अम्मा को हटा देते हो तो आप उसके जितने भी अंडे हैं वो आप सारे के सारे जाके एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर, एक मशीन के अंदर डाल देते हैं। उस मशीन का नाम है इंक्यूबेटर। अब इस मशीन के अंदर एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, लाइट कंट्रोल, हीट कंट्रोल, हर चीज़, वाटर कंटेंट, हर चीज़ इसके अंदर एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट इसको मिल जाता है, जो इसको नेचुरली मदर की बॉडी से मिलता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इज इंक्यूबेशन। इस प्रोसेस को इंक्यूबेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको हमने इतना टेम्परेचर देना है, 36 टू 38 सेंटीग्रेड। आइधर नेचुरली या तो अम्मा को बिठा दो या फिर आर्टिफिशियल तरीके से इंक्यूबेटर में डाल दो। ठीक है, ताकि उसको कंट्रोल इन्वायरमेंट मिले। ये कहता है इस टेम्परेचर के ऊपर एक कंप्लीट डेवलपमेंट होगी चिक की, और ये कहता है कि चूजा अंडे से 21 डेज के ऊपर बाहर के निकल के आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है। बाज़ औक़ात पीएमसी की टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है कि एक जो है वो चिक जो है वो कितने टाइम के अंदर हैच आउट हो जाता है, तो 21 डेज के अंदर हैच आउट। अच्छा, अब हम जो है वो बाकायदे डिस्कस करने लगे हैं अपने पहले इंटरेस्टिंग और पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज की तरफ, जिसका नाम क्या है, क्लीवेज। अच्छा, आपने याद रखना है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्लीवेज कहा किसे जाता है। ये क्लीवेज कोई अरबी फारसी नहीं है। जो जायगोट बनाए ना, जायगोट, उसके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार उसके अंदर माइटोसिस होती है। 100 से भी ज़्यादा सेल बन जाते हैं। इस बार बार माइटोसिस डिवीजन वाले प्रोसीजर को, स्टेज को क्या कहा जाता है, क्लीवेज कहा जाता है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो फर्टिलाइज्ड आपका एग है, जिसे हम जायगोट भी कह सकते हैं, फर्टिलाइज्ड एग भी कह सकते हैं, या एग भी बोल सकते हैं, उसके अंदर क्या होगी, बार बार माइटोसिस होगी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इस तरह से इतनी बार होगी कि 100 से भी ज़्यादा जो है वो सेल बन जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्लीवेज कहा जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बताई हुई है। लास्ट टाइम अभी जो आपका ये 2-3 तारीख को, कब आपके पेपर थे, जो पेपर हुए हैं, उसमें भी सवाल आया था कि बर्ड्स के अंदर जो क्लीवेज होती है उसको मीरोब्लास्टिक क्यों कहा जाता है। अगर आपने माशाल्लाह से पेपर पढ़ के दिए हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि बर्ड्स के अंदर जो क्लीवेज होती है उसे मीरोब्लास्टिक क्यों कहा जाता है।
उसका रीज़न है। अब मैं आपको इस इमेज के अंदर समझाता हूँ कि इसका क्या रीज़न है। देखें, जब आप एम्फीबियन की बात करते हैं, ठीक है, जैसे फ्रॉग वगैरह हो गए, या फिर आप बोनी फिशेस की बात करते हैं, उनके जो अंडे होते हैं ना, उनके अंदर जो क्लीवेज होती है वो पूरे के पूरे इस यॉक के अंदर होती है। पूरा का पूरा यॉक जो है उसके अंदर क्लीवेज होती है, यानी पूरे यॉक के अंदर जो है वो माइटोसिस होती है। हर सेल के अंदर जो है वो आपका यॉक जाता है। लेकिन जब हम बर्ड्स की बात करते हैं, जब हम हेन की बात करते हैं, तो जो क्लीवेज है वो पूरे यॉक के अंदर नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ इस जर्मिनल डिस्क के अंदर होगी, सिर्फ यहाँ पे होगी, सिर्फ इस हिस्से के अंदर होगी। इसलिए बर्ड्स के अंदर जो क्लीवेज होती है उसे मीरोब्लास्टिक कहा जाता है, उसे डिस्क्विडल कहा जाता है, उसे इनकम्प्लीट क्लीवेज, ये तीनों एक ही चीज को कहा जाता है। तो अगर पूरे यॉक के अंदर हो रही है, पूरे अंडे के अंदर हो रही है, तो हम उस ऐसी क्लीवेज को कहते हैं होलोब्लास्टिक। ये आप कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है, इसे होलोब्लास्टिक कहते हैं, जो कि एम्फीबियंस और बोनी फिशेस के अंदर होता है। लेकिन अगर हम मुर्गी के अंडे की बात करें, बर्ड्स के अंडे की बात करें, तो पूरे यॉक के अंदर नहीं होती। सिर्फ वो क्लीवेज कहाँ पे होगी, माइटोसिस किस जगह पे होगी, इस जर्मिनल डिस्क वाली जगह पे होगी। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि भाई ये हमारे पास इनकम्प्लीट क्लीवेज है, या फिर ये हमारे पास मीरोब्लास्टिक है, या ये हमारे पास डिस्क्विडल है। The cleavage in birds occurs only in the germinal disc, सिर्फ कहाँ पे होगी, जर्मिनल डिस्क में। और इस टाइप की क्लीवेज को हम किसका नाम देते हैं, डिस्क्वाइडल क्लीवेज का नाम देते हैं, या फिर मीरोब्लास्टिक का, या फिर इनकम्प्लीट क्लीवेज का। इस टाइप की क्लीवेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो डिवीजन होती है जर्मिनल डिस्क में होती है, पूरे अंडे में नहीं होती। अगर पूरे अंडे में होगी तो उसको होलोब्लास्टिक कहा जाएगा, वो एम्फीबियंस और बोनी फिशेस के अंदर होती है। अच्छा, अब इस क्लीवेज का एक तरीका होता है, ये क्लीवेज इस तरह से नहीं होती कि जिस तरह से आप सोच रहे हैं। ये क्लीवेज पूरा एक प्रॉपर तरीका होता है, पूरा एक सिस्टम होता है, उसके तहत होती है। जो पहली और दूसरी क्लीवेज होगी, यानी पहली और जो दूसरी माइटोसिस होगी, वो आपने याद रखना है वर्टिकल, यानी कि इस तरह से होगी पहली क्लीवेज, दूसरी भी इसी तरह से होगी, वर्टिकल क्लीवेज होगी। और जो तीसरी थर्ड क्लीवेज होगी, यानी जो थर्ड माइटोसिस होगी, वो आपकी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। तो जब पहली क्लीवेज होती है, जब दूसरी क्लीवेज होती है, और जब तीसरी क्लीवेज होती है, तो इसके नतीजे में टोटल कितने सेल बन जाते हैं, 8 सेल बन जाते हैं। अब ये 8 सेल कैसे बन जाते हैं, देखें हमारे पास ये एक है जाइगोट। अब समझना इस बात को, ठीक। इसके अंदर हमने करवाई ये पहली क्लीवेज, ये हो गई पहली क्लीवेज, तो एक सेल बन गया और ये दूसरा सेल बन गया। फिर हमने कहा कि दूसरी भी कौन सी होगी, वर्टिकल, तो इसके अंदर मैंने दूसरी भी क्या करवा दी, वर्टिकल, और इसके अंदर मैंने दूसरी भी क्या करवा दी, वर्टिकल। तो ये टोटल कितने सेल बन गए, 1 2 3 4, 4 बन गए। फिर मैंने कहा कि फिर अगली जो तीसरी क्लीवेज होगी वो कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल। तो इसको मैं जब यहाँ से इस तरह से डिवाइड करूंगा, 4 यहाँ बन जाएंगे, और जब मैं इसको इस तरह से डिवाइड करूंगा, 4 यहाँ बन जाएंगे। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस तरह से टोटल जब 3 क्लीवेज होती हैं, पहली 2 वर्टिकल और तीसरी हॉरिजॉन्टल, तो इसके नतीजे में टोटल 8 सेल बन जाते हैं। और इस 8 सेल वाले स्ट्रक्चर को कहा जाता है ब्लास्टोमेयर, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का जो सिस्टम है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया। एक चीज आपके जहन में अभी तक घूम रही होगी कि सर आपने ये क्यों कहा कि पहली और दूसरी जो क्लीवेज है वो वर्टिकल हो रही है और जो तीसरी है वो हॉरिजॉन्टल हो रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, वो इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आपने याद रखना है कि पहली और दूसरी वर्टिकल हुई थी और तीसरी जो है वो हॉरिजॉन्टल हुई थी। बाकी जब टाइम आएगा तो मैं बता दूंगा क्लीवेज इस तरह से क्यों हुई थी। इसके लिए देखो, आप मेरे साथ जितना जुड़े रहोगे, मेरे लेक्चर के साथ बैक टू बैक जितना जुड़े रहोगे, आपको उतनी आसानी होगी। मैं लिख देता हूँ, लेक्चर 1 है, लेक्चर 2, लेक्चर 3, फिर उसका पार्ट 1, पार्ट 2, ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए। तो इस तरह से आप सीक्वेंस से पढ़ा करें, ओके। फिर उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द क्लीवेजेस होती है वो सारी की सारी इरेगुलर होती है, फिर कोई उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला सीन नहीं है। और इस तरह से बहुत सारे मोर देन 100 सेल्स बन जाते हैं, और उस बहुत सारे बड़े वाले स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोड्रम, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा क्लीवेज का सिस्टम जो है समझ आ गया होगा। जस्ट एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, इसका जवाब तब दूंगा जब वक्त आए, ठीक है। आगे आएगा टॉपिक, उसके अंदर मैं आपको जवाब दे दूंगा। अच्छा, अगला जो हमारा स्टेज है वो क्या है, मॉड्यूला है। अब ये मॉड्यूला कोई स्टेज नहीं है। जब वो ब्लास्टोड्रम बना था ना, तो वो बिल्कुल इस तरह से दिख रहा था जिस तरह से मलबरी होती है। आप हम तो इसे शाहतूत कहते हैं सराइकी के अंदर, आप लोग पता नहीं से क्या कहते हो। तो हमने जस्ट का नाम रख दिया कि ये मॉड्यूल है। ये कोई ऐसा स्टेज नहीं है, इसमें कोई ऐसा काम वगैरह नहीं होता कहीं आपको कि सर ने तो इसका काम ही नहीं बताया। तो लिखा है कि जैसे क्लीवेज होती है तो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हमने ब्लास्टोड्रम अभी कहा। तो वो मलबरी की तरह दिख रहा होता है, तो इसलिए हम उसका नाम क्या रख देते हैं, मॉड्यूला। इट इज सो कॉल्ड एज बिकॉज इट रिसेंबल विद दी मलबरी। तो परेशान नहीं होना।
बहुत ही जल्द ये वाला स्टेज जो एक अगले स्टेज में चला जाता है जिसे हम ब्लास्टूला। हाँ, ये हमारे जो है वो काम का स्टेज है। ब्लास्टूला को जो है वो हमने अच्छे तरीके से पढ़ना है। अच्छा, अब इस इमेज के जरिए हम समझते हैं। देखें, ये हमारे पास मॉड्यूल है। अब होगा क्या कि ये मॉड्यूला जैसे अगले स्टेज में जाएगा जिसका नाम ब्लास्टूला है, कुछ सेल मूव करेंगे ऊपर की तरफ, आपको नजर आ रहा है ना, कुछ सेल मूव करके ऊपर की तरफ, कुछ सेल मूव कर जाएंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। जो सेल ऊपर की तरफ मूव करेंगे वो ऊपर जाके एक लेयर बनाएंगे, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, एपीब्लास्ट। जो सेल नीचे की तरफ मूव करेंगे उस लेयर को हम क्या कहेंगे, हाइपोब्लास्ट। ठीक है, जो सेल ऊपर की तरफ मूव करके उसे एपीब्लास्ट कहा जाता है, जो सेल नीचे की तरफ मूव करके उसे क्या कहा जाता है, हाइपोब्लास्ट। बीच में एक प्रॉपर किस्म की कैविटी बन जाती है, इस कैविटी को कहा जाता है ब्लास्टोसील, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये तीन बातें आपको समझ आ गई कि मॉड्यूला के बाद एक नया जो स्टेज आएगा ब्लास्टूला, इसमें कुछ सेल ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्हें एपीब्लास्ट कहा जाएगा। कुछ सेल नीचे की तरफ मूव करेंगे, इन्हें क्या कहा जाएगा, हाइपोब्लास्ट। और बीच में एक बाकायदे आपको कैविटी बनती हुई नजर आएगी, इस कैविटी को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसील। ये था आपका ब्लास्टूला स्टेज। अब हम इसको पढ़ते हैं कि भाई ये एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है, इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनती है जिसे हम सेगमेंटेशन कैविटी भी कहते हैं या ब्लास्टोसील भी कहते हैं। कैसे बनती हैं मैंने आपको बता दिया। जो ब्लास्टोडर्मल सेल हैं जो कि हमने पीछे पढ़े 100 से जायद, वो दो लेयर्स के अंदर टूट जाते हैं। एक लेयर ऊपर की तरफ बनती है, उसे एपीब्लास्ट कहते हैं। एक लेयर नीचे की तरफ बनती है, उसे हाइपोब्लास्ट कहते हैं। उनके बीच में कैविटी बनती है जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। यहाँ तक का किस्सा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया। अब यहाँ पे दो नई टर्म्स हैं जो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम इंशाल्लाह इनको मिनटों में पढ़ेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक को कहा जाता है एरिया ओपेका और दूसरे को कहा जाता है एरिया पेल्यूसिडा। ठीक, अब ये दोनों टर्म मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से, इस इमेज के जरिए समझाता हूँ। यहाँ पे बना भी लेता हूँ। देखो, ये हमारे पास क्या है, जर्मिनल डिस्क है। ठीक है, और इसके नीचे आपको ये पूरा का पूरा क्या नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा आपको, मैं चलो येलो पेन से ही बना लेता हूँ ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। तो ये जो है, ये आपको, ये जर्मिनल डिस्क है, ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पे ये क्या नजर आ रहा है, योक नजर आ रहा है। ठीक, योक कंप्लीट, ये कंप्लीट हमारे पास क्या हो गया, योक। अब आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि जो मार्जिन हैं, जो मार्जिन्स हैं, ये जो साइड वाली जो चीजें हैं, जो ये दो मैंने बनाई है, मार्कर चेंज करूं ताकि अच्छे हाईलाइट कर सकूं। अब ये जो दो मार्जिन हैं, ये वाली दो मार्जिन, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि योक जो है वो अभी तक इस ब्लास्टोड्रम वाले सेलों के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ है। देखें यहाँ पे बिल्कुल इन दो जगहों पे जो है वो जुड़ा हुआ है। लेकिन आप मिडल वाला रीजन देखें, मिडल वाले रीजन में ये जो यॉक है वो इन ब्लास्टोडर्मल सेलों से क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। यानी कि यहाँ पे दो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, एक वो जगह जहाँ पे अभी तक यॉक जो है वो ब्लास्टोडर्मल सेलों से मिला हुआ है, दूसरी वो जगह जहाँ पे ये यॉक जो है वो इन ब्लास्टोडर्मल सेलों से अलग हो गया है। अब इनको आपकी बुक में जो है वो अलग अलग क्या किए गए हैं, नाम दिए गए हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मार्जिनल सेल्स हैं ब्लास्टोड्रम के, आपने अभी देखे ना, जो कि साइडों में मैंने आपको सेल हाईलाइट करके बाकायदे दिखाए, वो यॉर्क रीजन से सेपरेटेड नहीं है। तो वहां पे एक जंक्शन बना हुआ है, एक जोड़ बना हुआ है, उसको क्या कहा जाता है, एरिया ओपेका कहा जाता है। और जो मिडल वाला रीजन था वो यॉर्क के साथ अटैच नहीं था, वो ब्लास्टोड्रम के साथ अटैच नहीं था, वो बिल्कुल अलग था, तो उसको क्या कहा जाता है, एरिया पेल्यूसिडा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि एरिया ओपेका भी समझ आ गया होगा, एरिया पेल्यूसिडा भी समझ आ गया होगा। अच्छा, दिस इज द स्टेज वेयर द एग इज डिस्चार्ज आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीमेल। ये वो स्टेज है जहां पे फीमेल की बॉडी से अंडा निकल के बाहर आ जाता है, बाहर आ गया अंडा, बस। यानी कि अब तक का जितना भी काम हो रहा था अंडे के अंदर, ये सारा फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा था। सो दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो आपसे पूछ सकते हैं वो कौन सा स्टेज है जिसमें एक फीमेल की बॉडी से डिस्चार्ज हो जाता है फर्टिलाइज्ड एग, तो आप क्या कहेंगे, वो हमारे पास ब्लास्टुला है। उसके बाद हमारे पास जो अगला स्टेज आता है वो आता है गैस्ट्रुलेशन। बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो आसान है। अब इस गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या होगा, जो हमने सेल पढ़े थे, प्लास्टोडर्मल जो सेल पढ़े थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, फिर इस तरह से पूरी अपनी एक नई अरेंजमेंट बनाएंगे। नई अरेंजमेंट बना के वो जो ब्लास्टोडर्मल सेल थे जिन्होंने एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट बनाया हुआ था, अब वही सेल जो है अपने आप को चेंज करेंगे, एक नई अरेंजमेंट लेंगे, और उन्हीं सेलों से तीन नई लेयर बनेगी जिन्हें जर्मिनल लेयर्स कहा जाता है।
याद रखना है आपको। उन जर्मिनल लेयर्स का नाम क्या है? एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम। ये तीन जो है ये जर्मिनल लेयर्स कहलाती हैं। अभी तो जस्ट गैस्ट्रुलेशन में मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि वो जो ब्लास्टोडर्म के जो सेल हैं वो अपने आप को रीअरेंज करेंगे। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के सेल एक अपने आप को रीअरेंज करेंगे, नए तीन लेयर बनाएंगे, उनको एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मीजोड्रम कहा जाता है, और ये तीनों मिला के जर्मिनल लेयर कहलाती है। इस स्टेज को गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। अब आपने याद रखना है कि कौन से सेल क्या बनाएंगे। एपीब्लास्ट वाले जो सेल है वो एक्टोड्रम और मीजोड्रम बनाएंगे, और जो हाइपोब्लास्ट वाले सेल है वो क्या बनाएंगे? एंडोड्रम बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी। अब हम जब नेक्स्ट क्लास के अंदर आएंगे, जब नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एपीब्लास्ट हैं ये एक्टोड्रम और मीजोड्रम किस तरह से बना रहे हैं, ये जो हाइपोब्लास्ट है ये एंडोड्रम किस तरह से बना रहा है, ओवरऑल ये तीनों जर्मिनल लेयर किस तरह से बन रही है। तो आपने परेशान नहीं होना। अभी जस्ट ये याद रखना है कि गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या होता है, ये तीन जर्मिनल लेयर बनती है, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। एक्टोड्रम और मीजोड्रम कहाँ से बनती हैं? एपीब्लास्ट से। और एंडोड्रम कहाँ से बनती है? हाइपोब्लास्ट से। ये सेल एक दूसरे को अरेंज करते हैं और इस तरह से तीन लेयर बनती हैं। वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया जा रहा है, ये आपका ब्लास्टोसील है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्टोड्रम है, ये एंडोड्रम है, और यहाँ पे ये मीजोड्रम है। तीन लेयर बन चुकी हैं। इस पूरे स्टेज को क्या कहा जाता है? गैस्ट्रुलेशन। और इस वक्त जो बच्चा होता है, जो चिक बन रहा होता है, उसको गैस्ट्रूला कहा जाता है। जो भी स्टेज होगा, जैसे ब्लास्टूला था तो उसमें ब्लास्टूला कहा जाएगा, मोरूला था तो उसमें मोरूला कहा जाएगा। तो यहीं पे हम अपनी डिस्कशन को खत्म करते हैं। आप इसको पढ़ें, समझें, जो भी क्वेश्चन आपके जहन में होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल।